या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सर्वेभ्यः नमस्कारः। एकलव्य संस्कृत अकेडमी संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानम एवं च संस्कृत साहित्य अकादमी इत्येतेषां संयुक्तोपक्रमेण आयोजितेऽस्मिन् संस्कृत लिटरेचर फेस्टिवल इति कार्यक्रमस्य द्वितीयदिनस्य प्रथमे सत्रे अहं संगीता सुथारः भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं करोमि। अहम् अस्य सत्रस्य वक्तॄन् डॉक्टर अमृतलाल भोगायता महोदयं, श्री सतीश गज्जर महोदयं, डॉक्टर भावप्रकाश गांधी महोदयं, डॉक्टर गोपाल उपाध्याय महोदयं, श्रीमती ओजसी सुखटनकर महोदयां च निवेदयामि यत् मंचम् अलङ्कुर्वन्तु इति। वयम् अस्माकम् अस्य सत्रस्य आरम्भः मङ्गलेन करिष्यामः। मङ्गलं कर्तुम् अहं श्री ऋषिपुरोहित महोदयं निवेदयामि। श्री ऋषिपुरोहित महोदयः एकलव्य विद्यालये संस्कृतशिक्षकः वर्तते। सर्वेभ्यः नमो नमः। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमा अस्मदाचार्यपर्यन्तं वन्दे गुरुपरम्परां। हरिः ॐ सोमानगुस्वरणं क्रेणुहि ब्रह्मणस्पते कक्षीवन्तञ्ज औषिजाः मनसाः काममाकुतिं वाचाः सत्यमशीय पशूनाग्मुरूपमन्नस्य रसो जशाः श्रीः श्रयतां मयि स्वाहा। नमस्ते रुद्रमन्यव उतो त इखवे नमः बाहुभ्यामुत ते नमः। इदं विष्णुर्भिचक्रमे त्रेधानि दधे पदं समूढमस्य पाग्मुसुरे स्वाहा। उदुत्यञ्जातवेदसं देवं वहन्ति केतवः दृशे विश्वा यसूर्जं। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। धन्यवादः। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् डॉक्टर अमृतलाल भोगायता महोदयः अत्र उपस्थितः वर्तते। सम्प्रति डॉक्टर अमृतलाल भोगायता महोदयः ब्रह्मर्षि संस्कृत महाविद्यालय नडियादस्य प्रधानाचार्यरूपेण सेवारतः वर्तते। अमृतलाल महोदयः
सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालये अपि पुराणाध्यक्षरूपेण सेवां प्रदत्तवान् वर्तते। महोदयः साहित्याचार्यः, पुराणाचार्यः, शिक्षाशास्त्री, महान् वैयाकरणः एवं च महान् कविः अपि अस्ति। डॉक्टर भोगायता महोदयेन नैके ग्रन्थाः कृतयः च लिखिताः सन्ति। डॉक्टर अमृतलाल भोगायता महोदयः नैकाभिः संस्थाभिः श्रेष्ठः शिक्षकरूपेण, श्रेष्ठ आचार्यरूपेण च सम्मानितः वर्तते। राष्ट्रीयकविसम्मेलनेषु, अन्तर्राष्ट्रीयकविसम्मेलनेषु अपि डॉक्टर अमृतलाल महोदयः विशिष्टसम्माननं प्राप्तवान् वर्तते। गुजरात राज्य पाठ्यपुस्तकमण्डलद्वारा लेखकः, विवेचकः, समीक्षकः रूपेण अपि महोदयः नियुक्तः वर्तते। अन्यैः विविधैः सम्माननैः अपि श्री अमृतलाल महोदयः अलङ्कृतः वर्तते। सदा सर्वदा भवतः मार्गदर्शनैः संस्था लाभान्विता भवति। वस्तुतः भवताम् उपस्थितिः अत्र वर्तते वयम् उपकृताः स्मः। इदानीम् अहं माधवी भगिनीं प्रार्थये यत् डॉक्टर अमृतलाल भोगायता महोदयस्य स्वागतं करोतु इति। माधवी महोदया एकलव्य संस्कृत अकादम्याः शिक्षिका वर्तते। धन्यवादः माधवी भगिनी। अयं हर्षस्य विषयः यत् श्री सतीश गज्जर महोदयः अत्र उपस्थितः वर्तते। श्री सतीश गज्जर महोदयः सम्प्रति गोतीर्थ विद्यापीठे अध्यापकरूपेण स्वस्य दायित्वं वहति। सतीश महोदयः संस्कृतविद्वान् एवं च उत्तमः नाट्यकारः अस्ति। श्री गज्जर महोदयस्य परिवारः संस्कृतपरिवारः वर्तते। महोदयस्य परिवारस्य सम्माननं गुजरात सर्वकारेण अपि कृतः वर्तते। वैसे अक्सर हमेशा ही मिहिर महोदय कहते रहते हैं कि सतीश जी तो संस्कृत की चलती फिरती लाइब्रेरी है। श्री सतीश गज्जर महोदयेन नैके ग्रन्थाः लिखिताः सन्ति। एतस्मिन् वर्षे एव तेषां प्रतिबिम्बं नाटकं प्रकाशितम् अस्ति। अतीव सरलः स्वभावः श्री सतीश गज्जर महोदयस्य। अहं व्योमशाहं प्रार्थये यत् श्री सतीश गज्जर महोदयस्य स्वागतं करोतु इति। व्योमशाहः एकलव्य संस्कृत अकादम्याः शिक्षकः वर्तते। धन्यवादः व्योम महोदय। अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् अस्मिन् सत्रे डॉक्टर भावप्रकाश गांधी महोदयः अत्र विराजते। डॉक्टर भावप्रकाश गांधी महोदयः गांधीनगरे सर्वकारीय विनयन महाविद्यालये अध्यापकरूपेण कार्यरतः वर्तते। श्री भावप्रकाश महोदयः संस्कृतविद्वान्, वैयाकरणः, वेदज्ञाता च वर्तते। श्री गांधी महोदयः उत्तमः सुभाषितकारः एवं च उत्तमः वक्ता अपि अस्ति। महोदयेन अनेके ग्रन्थाः लिखिताः सन्ति। गुजरात सर्वकारस्य युवा गौरवपुरस्कारेण अपि डॉक्टर भावप्रकाश गांधी महोदयः सम्मानितः वर्तते। अनेकासु संस्थासु डॉक्टर भावप्रकाश गांधी महोदयः स्वकीयं सेवां प्रयच्छन् अस्ति। अहं श्याम पटेल महोदयं प्रार्थये यत् डॉक्टर भावप्रकाश गांधी महोदयस्य स्वागतं करोतु इति। श्याम पटेल महोदयः संस्कृत विद्याप्रतिष्ठानस्य संयोजकः, एकलव्य संस्कृत अकादम्याः शिक्षकः च वर्तते। सत्रेऽस्मिन् सत्रसञ्चालकरूपेण डॉक्टर गोपाल उपाध्याय महोदयः अत्र विराजते। डॉक्टर गोपाल महोदयः भारतीय शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानं गांधीनगरे अध्यापकरूपेण स्वदायित्वं वहति। श्री गोपाल उपाध्यायः भाषाशिक्षणस्य
उत्तमः अध्यापकः वर्तते। बहुभ्यः वर्षेभ्यः संस्कृतभाषायाः प्रचारकार्ये सततं प्रयत्नं कुर्वाणः संस्कृतमातुः उत्तमः सैनिकः वर्तते। संस्कृतसेवायै गुजरात सर्वकारेण युवागौरवपुरस्कारेण अपि डॉक्टर गोपाल उपाध्याय महोदयः सम्मानितः वर्तते। श्री गोपाल महोदयः स्वयं उत्तमः नाट्यकारः अभिनेता च वर्तते। अहं पार्थपटेलं निवेदयामि यत् डॉक्टर गोपाल उपाध्याय महोदयस्य स्वागतं करोतु इति। पार्थपटेलः संस्कृतविद्याप्रतिष्ठानस्य शिक्षकः अस्ति। धन्यवादः पार्थमहोदय। अद्य अस्माकं परमं सौभाग्यं यत् श्रीमती ओजसी सुखटङ्कर् महोदया अस्माभिः सह अत्र उपस्थिता अस्ति। ओजसी वर्या 10 वर्षेभ्यः श्रीमद्भगवद्गीतायाः अध्यापने रता अस्ति। ओजसी महोदयायाः अध्ययने जीवने च अरविन्दयोगिनः श्रीमातुः च महत् प्रभावः वर्तते। श्रीमती ओजसी महोदयायाः कार्यारम्भः कम्प्यूटर् इंजीनियर् रूपेण पुणे नगरे इन्फोसिस् संस्थायाम् अभवत्। सम्प्रति ओजसी महोदया भगवद्गीतायाः संस्कृतस्य च अध्यापने कार्यरता अस्ति। श्रीमती ओजसी महोदया कथक् नृत्ये अपि प्रवीणा वर्तते। भगिन्याः देशे विदेशे 60 कार्यक्रमाः अपि आयोजिताः सन्ति। श्रीमती ओजसी भगिनी सम्पूर्णां भगवद्गीतां कण्ठस्थीकृतवती वर्तते। ओजसी महोदयायाः How to Memorize Bhagavad Gita Happily, Quickly, Creatively, a Self-Help Practical Exercise Book इति पुस्तकं प्रसिद्धं वर्तते। कार्यक्रमेऽस्मिन् वयं श्री ओजसी भगिन्याः स्वागतं कुर्मः इति अस्माकं सौभाग्यम् अस्ति। अहं दर्शिता भगिनीं निवेदयामि यत् ओजसी महोदयायाः स्वागतं करोतु इति। दर्शिता भगिनी एकलव्य संस्कृत अकादम्याः शिक्षिका अस्ति। धन्यवादः दर्शिता भगिनी। सम्प्रति अहं डॉक्टर गोपाल उपाध्याय महोदयं निवेदयामि यत् अस्य सत्रस्य संकलनं करोतु इति। नमो नमः। संस्कृत विद्या प्रतिष्ठानम, एकलव्य संस्कृत अकादमी तथा संस्कृत साहित्य अकादमी गांधीनगरम इति तिसृणां संस्थानाम् उपक्रमेण आयोजितः एषः साहित्य महोत्सवः संस्कृत लिटरेचर फेस्टिवल। तत्र अद्य 5मे सत्रे अहम् अकादमी पक्षतः भवतां सर्वेषां हार्दिकं स्वागतं करोमि। मित्राणि, क्षन्तव्योऽस्मि, स्वागतप्रक्रिया पूर्वं सम्पन्ना, किन्तु इदानीं समाजे, इस समाज में एक नया पुष्प, कुछ नया हमें प्राप्त होगा आज यहाँ इस मंच से। जैसे यहाँ पर बहुत सारे पुष्प दिखाई दे रहे हैं, तो ये पुष्प सुगंध तो देते हैं, कुछ समय के बाद म्लान हो जाते हैं, मुरझा जाते हैं, किंतु एक पुष्प जो है, मैं पुष्प इसलिए उपमा दूंगा, उस पुष्प का नाम है पुस्तक पुष्प। वो पुष्प कभी मुरझाता नहीं है। तो ऐसे जो पुस्तक होते हैं, जितनी भी किताबें होती, वो किताबें हमें हमेशा सुगंधित करती रहती हैं। ऐसी 2 पुस्तकों का यहाँ पर आज लोकार्पण होने जा रहा है। सर्वप्रथमं पुस्तकं श्रीमतां डॉक्टर अमृतलाल भोगायता वर्याणां पुस्तकं अन्योक्ति काव्यामृतम्। अहं अत्र मंचे विद्यमानान् कार्यकर्तॄन् प्रार्थयामि। तत्पूर्वम् एकलव्य
अकादम्याः निदेशकवर्यः संस्कृतविद्याप्रतिष्ठानस्य सूत्रधारः माननीयः मिहिर्महोदयः तथा आदरणीयां विश्वस्थां डॉक्टर भावना भगिनीं प्रार्थयामि, भावना रावल महोदयां कृपया मञ्चम् आयान्तु। पुस्तकलोकार्पणं कुर्मः। अन्योक्ति काव्यामृतं श्री सोमनाथ संस्कृत विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशितम् एतत् पुस्तकम् अद्य अस्मिन् मञ्चे लोकाय समाजाय अर्प्यते। अस्माकं सर्वेषां, हम सभी का महत् सौभाग्य है कि ऐसा एक पुस्तक पुष्प आज हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। मैंने पहले ही कहा कि पुस्तकस्य नाम अन्योक्ति काव्यामृतम। सुगंधित यह पुस्तक के लेखक स्वयं अमृत के पान किए हुए डॉक्टर अमृतलाल भोगायता महोदय अस्माकं मध्ये विराजन्ते। पुस्तकस्य लोकार्पणं वयं सर्वेपि करतलध्वनिना जी। पहले तो मैं मिहिर भाई भावना बेन आप यहीं पर दो मिनट के लिए प्रतीक्षा कीजिएगा। सबसे पहले तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। ये पुस्तक मेरे हाथ में आ गई तो अब मेरे सत्र में मुझे बहुत सहायता रहेगी अमृत भाई को परेशान करने में। धन्यवाद। द्वितीयं पुस्तकम् अस्माकं मध्ये नवीना इति न वदामि, किन्तु मम तु चिरपरिचिता ओजसी भगिनी, ओजसी सुखटणकर महोदयया लिखितम् एतत् पुस्तकम् अभिव्यक्तिः इति नाम, जो कि स्वयं पुस्तक का नाम ही अभिव्यक्ति है। मुझे यहाँ पर कुछ अभिव्यक्ति करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु एक पुष्प सुगंधित हुआ हमारे बीच। अब दूसरी खुशबू, दूसरी सुगंध लेकर के द्वितीय पुस्तकम् अभिव्यक्तिः प्रकाशितं भवति। अहं मंचस्थान् सर्वान् अपि महानुभावान् प्रार्थयामि अभिव्यक्ति पुस्तकस्य लोकाय लोकार्पणं कुर्वन्तु इति। जैसा कि हमने सभी ने सुना, ओजसी महोदया एका साधिका, अरविंद केन्द्रस्य साधिका अस्ति। आध्यात्मिक क्षेत्रे तस्याः अत्यन्तं गभीरं चिन्तनम्, उत्तमा च गतिः अस्ति। ऐसा एक पुस्तक पुष्प अभिव्यक्ति आज हम यहाँ पर उसकी सुगंध का आस्वादन, अनुभूति, बाहर साहित्य विभाग में यह दोनों पुस्तक आपके लिए उपलब्ध है। वयं पुस्तकं प्राप्तुं शक्नुमः। करतलध्वनिना पुनः अपि अभिनन्दामः। इन दोनों पुस्तकों के बारे में विशेष न कहते हुए हम इस सत्र का शुभारंभ करते हैं, क्योंकि सत्र में इन दोनों पुस्तकों से भी हम इन सभी महानुभावों से, विशेषतः ये दोनों पुस्तकों के लेखक और अन्य जो दो महानुभाव दोनों छोर को संभाल रहे हैं, एकः भीमकायः अपरः सहदेवकायः, वयं सर्वे आस्वादनं कुर्मः अस्य सत्रस्य। धन्यवादः। सभायां पुनरपि मम आत्मीयं सुहृदं मिहिर्महोदयं मम आंतरिकीं परिस्थितिं वक्तुम् इच्छामि। अभी मैं स्वयं को अर्जुन के जैसा महसूस कर रहा हूँ। दोनों तरफ इतने अद्वितीय लेखकों को आपने विराजमान किया है और मैं अपने आप को फंसा हुआ महसूस कर रहा हूँ। तो अहम प्रयतिष्ये, मैं प्रयत्न करूँगा कि जो कार्य, जो उत्तरदायित्व मुझे यहाँ पर सौंपा गया है उसमें मैं खरा उतरूँ। एक प्रसिद्ध सुभाषित मैंने बाल्यकाल में पढ़ा था, कवि ही करोति काव्यानि रसम जानाति पंडितः। कवि ही काव्यम करोति,
पंडितः रसम जानाति, मतलब इन सभी महानुभावों ने, कवियों ने काव्य कर दिया। जैसे एकम पुस्तकम अस्ति प्रतिबिंब नाटकम, नाटक भी संस्कृत साहित्य में काव्य की ही एक विधा मानी जाती है। तो ऐसे काव्यों के, नाटकों के, प्रशिष्ट ग्रंथों के रचयिता जब विद्यमान है, वो काव्य करके अपनी कृति को प्रस्तुत करके समाज में प्रस्तुत मतलब कर देते हैं, और उसे जो जानते हैं, उसे जो समझते हैं, उनको जो पढ़ते हैं, वही लोग पंडित हैं। तो यहाँ आप सभी अपने आप को पंडित मानकर स्वयं के लिए एक बार करतल ध्वनि करेंगे और इन महानुभावों के द्वारा लिखी गई पुस्तकों का निश्चय ही आस्वादन करने का यत्न करेंगे, क्योंकि मैं स्वयं अपने आप को धन्य समझता हूँ। आपके पास डॉक्टर भोगायता जी के पास अध्ययन करने का अवसर मिला। बाल्यकाल से श्रीमान सतीश महोदय के समीप व्याकरण अध्ययन करने का अवसर मिला। परम आत्मीय सुहृद डॉक्टर भाव प्रकाश गांधी महोदय के पास साहित्य रसास्वाद करने का और ऐसी अनगिनत यात्राओं में उनके द्वारा अध्ययन किए गए शास्त्रों का श्रवण करने का अवसर भी मिला। और जैसा कि हमने बताया, आध्यात्मिक चेतना जिनके अंदर निरंतर प्रवहमान है, ऐसी ओजसी भगिनी का सानिध्य भी मिला। तो मैं तो अपने आप को पंडित मानता हूँ, क्योंकि मैंने इनकी पुस्तकों का थोड़ा थोड़ा अध्ययन किया है। पर अब मैं ही जल्पन न करते हुए सीधे विषय पर आता हूँ। मैं सबसे पहले श्रीमान सतीश गज्जर महोदय से इसलिए प्रश्न करूंगा क्योंकि सबसे पहले संस्कृत की कोई किताब, कोई पुस्तक मैंने पढ़ी हो तो वो था मेरे जीवन में कोकिला कोश। कोकिला कोश एक शब्दकोश, अभी आप सभी के पास व्यवहारिक कोश अथवा चित्रपद कोश उपलब्ध होगा, परंतु पहले प्रकाशित हुआ था महोदय का कोश कोकिला कोश। तो गुरुजी से मैं प्रश्न पूछता हूं कि आपने जितना भी साहित्य अब तक रचा, उसमें कोश ग्रंथ, भाषा अध्ययन के लिए विविध ग्रंथ, किंतु अभूतपूर्व नाटक अभी आपके द्वारा प्रस्तुत किया गया प्रतिबिंब नाटक। क्या आप मानते हैं कि साहित्य में सामाजिक दर्शन होता है? क्या समाज का, क्योंकि महोदय के नाटक का नाम ही है प्रतिबिंब नाटक, तो मेरा प्रश्न है कि क्या समाज का प्रतिबिंब साहित्य में प्रस्तुत होता है? महोदय कृपया, सर्वेषां उत्सुकता अस्ति, भवन्तः। प्रथमं तु कविः स्वयं सामाजिकः भवति इति अपेक्षा अस्ति, प्रायः न भवति। सामाजिकं दर्शनम् अर्थात् किं? प्रथमं तु वयम् इतिहासं पठामः, अर्थात् कस्मिन् कस्मिन् शतके समाजः कीदृशः आसीत् तस्मिन् विषये किञ्चित् वयम् अध्ययनं कुर्मः। अनन्तरं वयम् आहत्य मनुष्यः कीदृशः भवति तस्य अपि किञ्चित् अध्ययनं कुर्मः। अध्ययनार्थात् वयम् इतिहासं पठामः, महाभारतम् इत्यादिकं सामान्यं, तथा चिन्तनीयं नास्ति वयम् इतिहासकाराः स्मः, परन्तु अनुभवेन किञ्चित् किञ्चित् जानीमः। अन्यः विषयः अस्ति दर्शनस्य। दर्शनं सर्वेषां लेखकानां भिन्नं भिन्नं भवति। मम दर्शनं 12 शतके समाजः कीदृशः स्यात् इति मुख्यं दर्शनमासीत्। तद् अधिकृत्य अहं नाटकस्य रचनां कृतवान् अस्मि। कोऽपि मम नाटकं पठति, यदि दिनाङ्कादिकं न पठति, कदा रचितम् इत्यादिकं यदि न पठति, तर्हि सः एवमेव चिन्तयति एतत् नाटकं प्रायः 800 वर्षेभ्यः पूर्वं लिखितं स्यात्। तो एतद् अहं तत्र गत्वा, अर्थात् अतीव प्राचीनं कालं गत्वा एतद् नाटकं लेखितुं प्रयत्नं कृतवान् अस्मि। अतः तस्मिन् समये समाजः कीदृशः स्यात्, सामान्याः जनाः कीदृशाः स्युः, भाषा कीदृशी स्यात्, समासरचना इत्यादिकं कीदृशं स्यात्, सर्वं तस्मिन् विषये मया किञ्चित् अवलोकितं,
अर्थात् सामान्यं दर्शनं कृतं, परन्तु तस्य निर्णयं तु भवन्तः एव कर्तुं शक्नुवन्ति यत् अत्र साफल्यं कियत् अस्ति। कारणम् उत्तमाः विवेचकाः एव अस्मिन् विषये निर्णयं दातुं शक्नुवन्ति। भवन्तः सुज्ञाः सन्ति, सुज्ञाः एतत् सर्वं वक्तुं शक्नुवन्ति, अनुभवितुं शक्नुवन्ति, तद् तावदेव अहं वक्तुं शक्नोमि। धन्यवाद महोदय। मैं मंचस्थ लेखकों से निवेदन करूंगा किंचित मिश्र भाषा प्रयोगम कुर्मः, अथवा हिंदी में भी आप अपनी बात को प्रस्तुत कर सकते हैं। जैसा कि महोदय ने बताया 12वीं सदी में, 12वें दशक में यह नाटक मतलब 12वीं सदी की बात बताई है। तो वस्तुतः आज 2022 में मतलब 21वीं सदी में हमारे मध्य में 900 साल पुराने विचारों को अपने अंदर लिए हुए कोई व्यक्ति बैठा है। मतलब मैं ये मानता हूँ कि सबसे वरिष्ठ उम्र में हम सबसे बड़े व्यक्ति हमारे बीच में बैठे हैं, जिनकी आयु 900 वर्ष है। मान्यवर भोगायता महोदय, आपने कई सारे काव्य ग्रंथ लिखे। मैंने बचपन में बाल्यकाल में एक काव्य आपके द्वारा जो लिखा गया वो पढ़ा था, तब हमारा परिचय नहीं था, और उस काव्य का नाम था चेतः तरंगायते। 12वीं कक्षा में वह, यदि मैं गलत ना हूँ तो वो काव्य था आपका, चेतः तरंगायते। सबसे पहले निवेदन है आप उसकी एक आध पंक्ति सभी श्रोताजनों को सुनाइए। मान्यभ्यः सर्वेभ्यः नमो नमः। भवानी शंकरं प्रणिपत्य किंचित विवक्षुरस्मि। संपूर्णं पद्यं तु न स्मरामि, परन्तु तत्र मध्याह्ने समुदेति रात्र्यधिपतिः म्लानं च कुर्वं भुवि इति अहं स्मरामि। हम लोग बम्बई गए थे राष्ट्रीय स्पर्धा में, तब चेतस तरंगायते एक समस्या दी गई थी और इसी काव्य को राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला था। तो वहाँ लिखना ये अवसर मिला। बाद में अभ्यासक्रम में भी गवर्नमेंट ने वो काव्य लिया। तो चित्त तरंग की तरह उछल रहा है, ऐसी समस्या थी। तो वहाँ अब विद्यार्थी समय में लिखा था, इसलिए साहजिक ऐसा ही लिखा होगा। तो किसी नायिका का वर्णन करना था। तो जैसे एक चंद्र का उदय हो रहा है, वो भी भर दोपहर में, और वो चंद्र का उदय इतना अद्भुत है कि सूर्य को भी मलिन कर देता है। तो हमें आश्चर्य होता है और चित्त तरंगित हो जाता है, ऐसा उसका भाव कथन था। धन्यवादः भवान अधुनापि तत्काव्यं स्मरन्ति इति। ये तो प्रश्न नहीं था मेरा, किंतु जैसे होता है ना प्रश्न के पेटा प्रश्न, उप प्रश्न, मैं मुख्य प्रश्न पर अब आता हूँ। महोदय, आपने इतना साहित्य समाज को दिया, प्रदान किया, तो क्या वो जो साहित्य में विद्यमान तत्व है या जो काव्य या जो ग्रंथ में विद्यमान आपके विचार हैं, क्या वह विचार आपके स्वयं के आचरण में होते हैं? आचरति असौ आचार्य। हो सकता है कई बार हम लोग लिखते हों और आचरण करने का प्रयत्न करें तो भी नहीं हो सकता। इसलिए मैं काव्यों में जो लिखता हूँ वो प्रायः व्यंग्य में लिखता हूँ, अतः उसमें थोड़ी एक जगह होती है कि हम चाहे तो पतली गली से निकल सकते हैं। इसीलिए महोदय ने बड़ी सिफत पूर्वक, जिसे गुजराती में कहते हैं सिफत पूर्वक, और बड़ी चालाकी से, क्षमा चाहता हूं, उन्होंने जो महारथ, उन्होंने कई सारे ग्रंथों में अपना योगदान समाज को दिया। शिशुपाल वध महाकाव्य, अभी उनका एक टीका ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। किंतु गुरुजी अगर विशेषतः समाज में सुपरिचित हैं, जाने जाते हैं, तो उनके लेखन काव्य अन्योक्ति काव्य के माध्यम से, मैं अगर गलत ना हूं तो जी जी। तो अन्योक्ति का मतलब हिंदी में या गुजराती में ताना मारना, या क्यों गुरुजी, सही है ना? जी जी, स्पिन होता है जैसे। तो ये स्पिन करते हैं,
है ना, ये ऐसे स्पिन डालते हैं कि जिसको समझ में आया आया, नहीं तो क्लीन बोल्ड ऊपर से गया। तो वास्तव में एक पद्य आपको मैं सुना करके फिर हम आगे एक और लेखक की ओर चलते हैं। अन्योक्ति काव्य का एक पद्य है, यथेच्छम दान शक्तोस्ति कल्प वृक्षोमरांगणे भूमावपि भवेन्नाकः तस्मात् एतद्धि मंदिरम। जी गुरुजी, ये मंदिर कौन सा है? हम लोग नडियाद में रहते हैं। नडियाद में संतराम मंदिर बहुत ही प्रसिद्ध है, और जैसे सोमनाथ में सब जय सोमनाथ बोलते हैं, उसी प्रकार नडियाद में जय महाराज ऐसे सब लोग बोलते हैं। तो स्वर्ग में तो कल्पतरु वृक्ष है, तो पृथ्वी पर भी एक वृक्ष होना चाहिए, लेकिन भगवान ने क्यों नहीं रखा? तो शायद उनका जवाब यही होगा कि संतराम मंदिर है और वहाँ जाते हैं तो सब कुछ मांगा हुआ मिल जाता है, तो अब कल्प वृक्ष की ज़रूर नहीं है। इस प्रकार वहाँ मंदिर जो है वो सभी सामाजिक प्रवृत्तियाँ करता है और उनके द्वारा सब संतुष्ट है। अतः स्थान देवता हैं वे हमारे। जी, तो आप अपने स्थान देवता को यह सूक्ति समर्पित करते हैं। धन्यवाद। परमात्मीय मित्र डॉक्टर भावप्रकाश गांधी महोदय से मैं एक प्रश्न यहाँ पर आपके समक्ष उपस्थित करता हूँ। गांधी महोदय सुभाषित लेखन में महारत हासिल किए हुए हैं। इनके कई सारी पुस्तकें हैं, किंतु विशेषतः सुभाषित, यहाँ बैठे हुए कई सारे लोगों ने उनके सुभाषित, परंतु सुभाषित में भी अभिनव प्रयोग, चित्र सहितम सुभाषितम। क्यों महोदय? तो आप ये चित्र सहित सुभाषित का विचार कैसे आया? और पहली बात तो ये है कि इतने सारे सुभाषित, सबसे बड़ा ग्रंथ सुभाषित रत्न भांडागार हमारे पास उपलब्ध है, तो इतने सुभाषित होते हुए भी आप उसमें और जोड़ते जा रहे हैं, तो क्या ये फिर थोड़ा बर्डन नहीं हो जाएगा लोगों के ऊपर? जी महोदय। सबसे पहले इस अकादमी के द्वारा बहुत यह सुंदर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसके लिए बधाई है। दूसरा कि इन सब के बीच में मैं स्वयं को कवि के समान नहीं मानता हूँ, लेकिन मैं प्रयोगशील हूँ। तो जो समाज के पास अपेक्षा होती है, उस अपेक्षा जो हमसे समाज रखता है, उस अपेक्षा के अनुरूप कुछ नया करने का विचार स्वतः आता रहता है। हम जब सुभाषितों को पढ़ते हैं तो सुभाषितों को पढ़ते हुए एक बार, वो तो सुभाषितों की एक विशेषता यह है कि वो कभी भी आउट ऑफ डेट नहीं होते हैं, यानी कि सर्वदा प्रासंगिक हैं। पुनरपि कुछ ऐसे सुभाषित हैं जहाँ पर राजा का, मंत्रियों का इत्यादि अनेक जो प्राचीन हमारी शासन व्यवस्था थी या लोक व्यवस्था थी, उसके अनुरूप सुभाषित प्राप्त होते हैं। तो सामान्य रूप से जो आधुनिक लोग हैं, खासकर जो युवान लोग हैं, जिनको मोरल या कह सकते हैं जिनको कुछ न कुछ नैतिक तत्व मिलने चाहिए, उनको दृष्टि में रखकर हमने हमारे सुभाषितों को थोड़ा आधुनिकता से, मॉडर्न रूप से प्रस्तुत किया। और ऐसे कुछ हम वाक्य अनेक माध्यमों से सुनते हैं, उन वाक्यों को हमने एक सुंदर स्वरूप में बांधते हुए उनको उसी पुरातन श्लोक को एक नए रूप में हमने प्रस्तुत करने का प्रयत्न किया है। न्याय मंजरीकार कहते हैं, कुतो वा नूतनम वस्तु वयम उत्प्रेक्षितुम क्षमा, वाचो विन्यास मात्रम अत्र विचार्यताम, वाग वैचित्र्य मात्रम ही अत्र विचार्यताम। हम तो कुछ नया संशोधन या कुछ नया लोगों को नहीं दे सकते हैं, लेकिन वाणी की विचित्रता के कारण, वाणी के वैशिष्ट्य के कारण वो पुरानी वस्तु है वो भी नई सी प्रतिभासित होती है। और हमारे सुभाषितों ने यही एक समाज को ऐसी दिशा दी है कि वो पुराने सुभाषितों के साथ नए सुभाषितों को भी स्वीकार कर रहे हैं। ये मैंने अनुभव किया और उसी अनुभव के आधार पर हमने लगभग 501 सुभाषित
लोगों के लिए प्रस्तुत किए। अच्छा, इसीलिए कदाचित संस्कृत साहित्य में पुराणमित्येव न साधु सर्वम न चापि काव्यम नवमित्यवद्यम संतः परीक्षान्यतरद भजन्ते मूढ़ः परः प्रत्ययनेय बुद्धि। क्षमा चाहता हूँ, मेरा प्रश्न थोड़ा गलत था, क्योंकि आप बर्डन कर रहे हो ऐसा मैं पूछ करके आपसे मुंह से कुछ ये सुनना चाहता था कि बात यह है कि पुराना है, तो महोदय ने बहुत अच्छी बात बताई कि पुराना कुछ है उसको नए तरीके से प्रस्तुत करना। इसीलिए उन्होंने अपने सुभाषितों को शीर्षक दिया है महोदय अभिनव सुभाषितावली। अभिनव सुभाषितावली मतलब है पुराणम प्राचीनम अस्ति, किंतु नए तरीके से नए प्रकार से उसे प्रस्तुत करना। सुंदरम महोदय, उत्तमः अभिनवः प्रयोगः। और महोदय, आपको ये हर रोज सुबह सुबह ऐसे विचार कहाँ से प्राप्त होते हैं? क्योंकि मैं देखता हूँ ये इनके घर में इनके दादाजी हैं 98 साल के, पिताजी भी हैं, पिताजी की वही महोदय 68 वर्ष के पिताजी हैं, माताजी भी हैं। इतने सभी लोगों के बीच में रहते हुए, हाँ, मूल्य युक्त सुभाषित हैं, प्रासंगिक लिखते हैं, मूल्य युक्त सुभाषित लिखते हैं, कभी माँ के ऊपर कभी मित्र के ऊपर, परंतु हर रोज विचार कैसे आते हैं? प्रतिदिनम नूतनः विचारः कथम आयाति? जो हमने पहले सुभाषित लिखा था वो कोरोना काल से पहले लिखा था, और आपको यह भी आश्चर्य होगा कि यह सुभाषितकार मैं अकेला नहीं हूँ, क्योंकि मैं बैठा हूँ एक प्रतिनिधि के रूप में। हमारे दूसरे सुभाषितकार भी हैं डॉक्टर पंकज रावल जी, जिनके साथ मिलकर हमारा समन्वय होता है और हम सुभाषित को बनाते हैं। अब देखिए कैसा विचित्र संयोग ऐसा कि हमें सुभाषित लिखने की प्रेरणा कैसे मिली। हम लोग शाम को विश्वविद्यालय का समय समाप्त होता था, तब सामने ही समुद्र तट होता था। ये 2011-12 की बात है, तब मैं वहाँ पर अध्यापक के रूप में था। तो बैठे बैठे बस प्रकृति को देखते थे, समुद्रों को देखते थे। रात हो जाए तो वो समुद्र के बीच में कोई वो जहाज में बत्ती जल रही है तो ऐसा लगता था कि कोई गांव बसा हुआ है समुद्र के बीच में। तो ऐसी ऐसी कल्पनाएं आती थी। अचानक हमने सोचा कि चलो ये बैठे हैं, प्रकृति का सानिध्य है, ऐसा कुछ करते हैं कि कुछ सुभाषित ऐसे ही बना देते हैं 5-7। आप कितने बना सकते हो और मैं कितने बना सकता हूँ? तो समानशील व्यसनेषु सख्यम, ऐसा सुभाषित है कि समान स्वभाव हो और समान व्यसन हो तो मित्रता होती है। कौन सा व्यसन? व्यसन सुभाषित लिखने का, हाँ, जरा ये पुस्तक स्पष्टता बनाने का। कीजिएगा। व्यसन भी अच्छे भी होते हैं व्यसन, और उनको उन व्यसनों को रखना चाहिए। तो वो हमने ऐसे ही प्रारंभ किया और 7 दिन में हमने ऐसे सुभाषितों का शतक बना दिया। और उसके बाद हमने सोचा कि चलो ये तो हमने प्रयोगात्मक एक कुछ कार्य किया था, लेकिन कोरोना के समय में मैंने अनुभव किया कि मनुष्य है वो, उसकी जो चित्त की अवस्था है वो बहुत ही कह सकते हैं खिन्न रहती थी। प्रतिदिन सुबह उठे और किसी की मृत्यु का, किसी की बीमारी का, किसी के स्वजन का, अपने परिवारजनों का उन्होंने देखा कि कोई ना कोई समस्या से ग्रस्त है और मानसिक बहुत अशांति रहती है। उस समय में वैसे मैं भी उस रोग से ग्रस्त हुआ था, लेकिन उस समय में इन सुभाषितों ने हमें और प्रेरणा दी, क्योंकि हमें जो प्रतिभाव मिल रहे थे उस समय, किसी एक प्राध्यापक के पिताजी का देहावसान हुआ और वो बहुत ही अचानक चला जाना किसी का कितना पीड़ा देता है वह व्यक्ति ही जान सकता है। उन्होंने 7 दिन के बाद कहा कि यदि आपके सुभाषित नहीं होते ना तो मैं शायद बहुत बड़े मानसिक बीमारी का भोग बन जाता। तो आपके सुभाषित उस तरह हमें प्रेरणा देते हैं। तो ऐसे ही सुभाषित बनने का हमारा वो सफ़र चालू रहा, और लगभग कोरोना समय है वो अभिशाप होता है, लेकिन हमारे सुभाषितों के लिए वो वरदान स्वरूप रहा, और उस समय में हमने रचनाएं की। ये तो बात हुई कोरोना की पीड़ा की, उन्होंने बताई कि व्याधि लोगों की कम होती थी। तो अगर हम में से भी किसी को कोई व्याधि हो तो इनका नाम भाव को प्रकाश करने वाले, और आगे डॉक्टर भी लिखते हैं। तो दवाई चाहिए तो संपर्क कीजिएगा सत्र के बाद में।
धन्यवाद महोदय। कवयित्री ओजसी भगिनी। महोदया, जैसा कि आपके परिचय में सभी ने सुना, आप कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अध्ययन आपका संपन्न हुआ। कथक नृत्यांगना होते हुए पिछले 10 वर्षों से आप गुजरात में निवास कर रही हैं। अत्यंतम शुद्धम गुजराती भाषाम अपि भाषते भगिनी। हिंदी भी उतना ही शुद्ध बोलती हैं। और संस्कृत में आज हमने देखा उनका एक पुस्तक यहाँ पर प्रकाशित हुआ। तो ये इतनी सारी प्रेरणा मिलती है आपको, और आपने लेखन कार्य किया। 132 काव्य है ना यहाँ पर इस पुस्तक में। जी जी। तो कैसे आपने लेखन कार्य का प्रारंभ किया, और आपने लेखन कार्य में किन बातों को ध्यान में रखा? अच्छा, कुछ बताइए आप अपने लेखन के बारे में सभी को। सबसे पहले तो सबको मेरा प्रणाम। अत्र अहं स्वयं उपकृता अस्मि यत् अहम् एतस्मिन् रंगमंचे अस्मि। गुजराती बोलવાનું પણ મન કરે છે, પણ બહુ જ્યાદા હિંમત નથી કરતી. ગોટાળો થશે તો અમે ચલાવી લઈશું. લોકો બધા તાળીઓ પાડે તો હું બોલતા જઈશ, પણ વિષય રહી જશે તો नहीं. लेखन देखो, आपने 2-4 बातें कर ली साथ में. भाषा अलग है, कौन सी भाषा में हम लेखन कर रहे हैं वो शायद बाद में अलग से बात करेंगे. लेकिन बहुत लोग सोचते हैं कि अरे आप कंप्यूटर इंजीनियर हो फिर भी कैसे लिखते हो. मतलब ये कैसा सवाल हुआ? लिखने के लिए क्या चाहिए? बस मैं हूँ, मुझे भाषा आती है, मेरे पास कुछ विचार है, भावनाएं हैं, तो मुझे लिखना आना चाहिए. लेखन ये एक प्रोफेशन है, नहीं ऐसे नहीं. लेकिन लेखन मैं ऐसे मानती हूँ, हम में से मतलब हर इंसान का लेखन ये एक सबसे बड़ा दोस्त है. वैसे तो भगवान हमारा सबसे बड़ा दोस्त होना चाहिए, लेकिन वो थोड़े धीरे धीरे मिलते हैं. योग साधना कर करके वो साकार हो जाते हैं, मित्र रूप भी. लेकिन अपने आप से रिश्ता रखने के लिए ये लेखन है. आजकल हम बोर हो जाते हैं, और आजकल अकेलापन बहुत बढ़ गया है. तो लोग क्या करते हैं, टीवी देखो और कुछ एंटरटेनमेंट करो. अच्छा है, उसमें से भी एजुकेशन मिलता है, नहीं ऐसे नहीं. लेकिन उससे हम अपने आप से बाहर खींचे चले जाते हैं. अल्टीमेटली हमें ज़िंदगी में कौन सी चीज़ सेटिस्फैक्शन देगी, आनंद देगी, शांति देगी? वो यही है कि मैं अपने आप को जानूं. हम सब ने ये अनुभव किया होगा, हमारे मन के विचार हम किसी हमारे दोस्त को बताए तो वो बताते बताते हवा में चले जाते हैं. उसी विचारों को अगर हम लिखेंगे तो उसकी 10 गुना नहीं 100 गुना ज़्यादा स्पष्टता बढ़ जाती है. हम उसको बार बार रिवाइज करते हैं. तो ये लेखन में रुचि होना मतलब ऐसी कोई अलग बात नहीं. मैं तो सोचती हूँ हर इंसान लिख सकता है. बच्चों के लिए ये एक संस्कार है और होना चाहिए. बड़ों के लिए ये एक योग साधना है. ऐसा है. तो योग साधना अंतिम शब्द आपका रहा. उत्तमा साधिका अपि अस्ति भगिनी. आध्यात्मिकम अरविंद केंद्रम अस्ति, तत्र अनुयायिनी अस्ति, निरंतरम तत्र अध्ययनशीला अध्यापनशीला अपि अस्ति. भगिनी, आपने अभी जो अभिव्यक्ति पुस्तक यहाँ पर लोकार्पण हुआ उसके बारे में संक्षेप में कुछ बताइए सभी को. 132 काव्य है ये तो हमने देखा. आध्यात्मिक, मैंने कुछ काव्यों के ऊपर कुछ नोट्स भी लिखे हैं, बाद में वो प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा, पर आप स्वयं स्वतः बताइए उसके बारे में कुछ. संक्षेप में बताने? संक्षेप में, क्षमा चाहता हूँ. क्योंकि संक्षेप में इसलिए कहा, एक और सुभाषित जिसे कहते हैं जयंती ते सुकृतिनो रससिद्धा कवीश्वराः नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्. सुकृतिनः रससिद्धाः कवीश्वराः. उनको कहा जाए कि आप 2 घंटे कुछ बात कीजिए तो वो लोग 2 घंटे भी बात करते हैं. पर उनको कहा जाए कि आपके पास ज़्यादा समय नहीं, 1 घंटा ठीक है, हमें 1 घंटा भी चलेगा, आधा वो भी 2 मिनट तो वो भी चलेगा. तो आप संक्षेप में अपनी बात बताइए. गीता का आत्म संयम योग आज मुझे एप्लीकेबल हो रहा है. जी. अच्छा, बस पुस्तक का मुख्य वैशिष्ट्य ये है कि भाषा अतीव सरला अस्ति.
सरल भाषा मतलब सरल मानकम संस्कृतम जिसे कहते हैं, या तो फिर अकादमी में उस टाइम मुझे मालूम भी नहीं था सरल मानक संस्कृत क्या होता है, मैं उसको लेवल 1 to 3 वाला संस्कृत कहती थी। ऐसे 1.25 साल में जो कोर्स ख़त्म होता है भाषा शिक्षण का, उतना संस्कृत जिसने सीखा है उसको भी ये भाषा समझ में आएगी। पुस्तक का विषय आध्यात्मिक है। अभी आध्यात्मिक मतलब लोग एकदम, मैं शब्द बोलूँ आध्यात्मिक तो लंबा चेहरा करते हैं, मैं स्माइल भी करूँ तो कहते हैं आप आध्यात्मिक नहीं हो सकते, आप स्माइल कैसे कर सकते, ऐसे नहीं होता है। आध्यात्मिक मतलब आनंदमय चीज़ होती है। तो इसमें मेरे गुरुओं का पूर्ण योग, जो श्री अरविंद माता जी है, उनका पूर्ण योग का प्रभाव आया है। विशेषतः इसमें जो मैंने अहमदाबाद संस्कृत अकादमी में साहित्य का अध्ययन किया और जिस तरीके से हमारे शिक्षकों ने वहाँ पे साहित्य की दुनिया खोल दी, नहीं तो मैं साहित्य की छात्रा अहम ना आसम, मुझे कुछ मालूम नहीं था साहित्य के बारे में, लेकिन जो दुनिया खुली और मेरे सहाध्यायी जो थे, मैंने पहली बार देखा कि अरे दूसरों ने लिखा हुआ यहाँ पे अनेक लोग छात्र बैठ के दूसरों ने लिखा हुआ आनंद लेके पढ़ रहे हैं। तो मुझे पहली बार मालूम पड़ा कि पढ़ने वाले भी होते हैं, साहित्य पढ़ने वाले, मुझे कुछ मालूम नहीं था। तो ये साहित्य का जो परिणाम था उससे प्रभावित ऐसी बहुत सारी कविताएं हैं और बहुत अप्रत्यक्ष परिणाम होता है। जैसे कि हमारी आमी मैडम ने अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ाते हुए कहा था कि व्यष्टि और समष्टि ऐसे 2 शब्द सिर्फ यूज़ किए थे। अनेक महीनों बाद फिर मन में ऐसे स्फूर्ति हुई कविता की, मनसः सृष्ट्याम शब्दवृष्टिः एकलव्यष्ट्यां भावसमष्टिः भगवत्तृप्त्या जीवनदृष्टिः कविता निर्माणे मम तुष्टिः। ये भाषा सरल है। वाह, अद्भुत। यहाँ केवल वर्णानुप्रास या शब्दानुप्रास नहीं, अपितु भाव का भी च्यवनप्रास मिला हुआ था। अरे हाँ, प्रास मिला हुआ था। धन्यवाद, धन्यवाद भगिनी। गुरुजी, आप पहले स्वयं आपकी एक अलौकिक रचना सुनाइए, उसके बाद में मैंने जो आपकी एक अलौकिक रचना पढ़ी उसके बारे में मैं आपसे प्रश्न पूछना चाहूँगा। पहले आप स्वतः सुनाइए। मान्य, पहले तो मैं 2 लाइन्स अन्योक्ति के बारे में कहूँगा संक्षेप में। ये भी अन्योक्ति थी। देखिए, यही इनकी विशेषता यही है, गुजराती में कहन स्पेशलिटी है। हाँ, तो इनकी विशेषता है। यहाँ अन्योक्ति विधा इस प्रकार की है, जहाँ हिंदी में जैसे बोलते हैं कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना, उस प्रकार काव्यार्थ कुछ और होता है और लक्ष्यार्थ कुछ और होता है। तो व्यंग्य काव्यों को संस्कृत में उत्तम काव्य कहते हैं। अब उदाहरण के तौर पे हम देखें तो जैसे 2 पड़ोसन है और दोनों रसोई कर रही है, तो एक पड़ोसन दूसरे के पास जाकर बोलती है कि ये तुम दाल रखो, तो दूसरी बोलती है कि मैंने भी दाल बनाई है। तो वो पड़ोसन बोलती है कि हाँ मुझे पता है, लेकिन मैं कुकर की सीटियाँ गिन रही थी, तुम्हारी 2 बजी है मेरी 3 बजी थी, तुम्हारी दाल गली नहीं होगी, इसलिए मेरी रख लो तुम। तो वहाँ एक तो व्यावहारिक भोजन की बात भी आ गई और एक दाल गलना, ये एक मुहावरा भी है। तो उस प्रकार यहाँ भी मंचस्थ महानुभाव है, उसी प्रकार अभिमंच भी बैठे हैं। तो हम लोग यहाँ सीटियाँ बजा रहे हैं, लेकिन उन लोगों की दिमाग में भी कुछ ना कुछ विचार, कुछ ना कुछ, तो वो लोग भी साथ में, अगर हम लोग गाड़ी चलाते हैं, एक ड्राइवर ड्राइविंग करता है, पास में अगर गाड़ी झाड़ने वाला बैठा हो, तो अगर हम ब्रेक लगाएं तो उनका भी पैर दब जाता है, वो भी गियर अपने मन से बदलता रहता है। तो उस प्रकार सामने भी सुगना अगर बैठे हों तो वो भी अपने विचार से कुछ व्यक्त करते हैं। मैं यहाँ एक अन्योक्ति बोलूँगा, मालिनी वृत्त है। और मालिनी वृत्त हमारे यहाँ जैसे महाभारत में योद्धा होते हैं, वो प्रणाम करते हैं तो वो हमारे जैसे नमस्कार नहीं करते, वो एक तीर छोड़ते हैं और वो तीर पाँव में
जाके गुरु का गिरता है। मुझे भी कोई विद्यार्थी कहते हैं गुरुजी मैं आपको प्रणाम करूं, मैंने कहा भाई आप तुम रहने दो, कहीं तीर चूक गया तो गुरुजी चल बसेंगे। ये सब गुरुकुल के विद्यार्थी हैं, तो कभी कभार कहते हैं हम भी अर्जुन की तरह आपको नमस्कार करें। तो मालिनी वृत्त से मैं आपका स्वागत करता हूँ, पुष्पमाला पहनाता हूँ। सुकृत सुरभि सौम्या रम्य गम्या सुमानम, सुकृत सुरभि सौम्या रम्य गम्या सुमानम, सुर रुचिर सुगंधा संति वा रासुमानम, तदपि मनसि भावो जायते कंटकेषु, वनगमन विधौ ये रुन्धते वाससोन्तं, वनगमन विधौ ये वनगमन विधौ ये रुन्धते वाससोन्तं। अर्थ ऐसा है, सूक्ष्म में कहूँगा तो, कि वन में हम घूम रहे हों, कई प्रकार के सुगंधित रमणीय बहुत पुष्प हमें मिले, लेकिन हमें उसमें बहुत अभिरुचि नहीं हुई, लेकिन हम उन कांटों का बहुत आदर करते हैं, जो कांटे जाते वक्त हमारा दामन थाम लेते हैं, हमें रोक लेते हैं। अब इतना वर्णन है। यहाँ लक्ष्यार्थ जो है वह यह है कि हम समाज में बहुत ही समृद्ध लोगों के घर जाते हैं, तो वो फूल की तरह खिले हुए होते हैं और प्रसन्न होते हैं, समृद्ध होते हैं, लेकिन हमें एक कुर्सी पर बिठा देते हैं, कोई आदमी आकर चाय दे जाता है, पेपर और एक टीवी का रिमोट दे देते हैं। उनके पास वक्त नहीं होता कि वो हमारे पास बैठकर कुछ बातें करें, हमारे साथ कुछ गपशप करें। लेकिन जब हम कुछ गरीबों के वहाँ, जो उपेक्षित लोग हैं, समाज से ठुकराए हुए लोग हैं, उनकी कुटीर में हम जाते हैं, तो वे हमारा बड़ा आदर सत्कार, हो सकता है उनकी चाय फीकी हो, लेकिन वो पास में बैठते हैं हमारे साथ में, वो चार थे द्वंद्व की तरह हमारे साथ में बैठ के चाय पीते हैं। और हम जब जाते हैं तो नहीं नहीं आज तो रुकी जाओ, आज तो रुकी जाओ, तो एक दिन का प्लान किया होता है, 5-7 दिन तक वो लोग हमें रोक लेते हैं। तो उनका जो स्नेह होता है वो हमें अच्छा लगता है। इसीलिए शायद भगवान राम भी महल को छोड़ के सबरी के वहाँ कुटीर में, भगवान कृष्ण भी विदुर के वहाँ बाजी खाने गए होंगे। तो यही परंपरा है और यही परंपरा इसमें प्रदर्शित की गई है। तो मान्य आप कहते हैं कई बार कि मैं और भी कहते हैं कि ये महाकवि कालिदास और भास और भवभूति सब लिखते गए हैं, तो आपको भी ऐसे लिखने की क्या ज़रूरत है। तो हमें यहाँ एक पंक्ति लिखने को लिखी गई है, मैंने लिखी है कि समंदर को तो बहुत सारे लोग पार कर चुके हैं, तो क्या छोटी नैया वाले लोग पार ना करें। और समंदर की फितरत है, डुबाने को तो वो टाइटैनिक को भी डुबा देता है, और पार लगाने हो तो नैया भी पार लग जाती है। तो उस प्रकार हम भी ऐसी छोटी मोटी अन्योक्तियाँ समंदर की सैर के लिए करते हैं। धन्यवाद। वैसे पारंपरिक पाठशाला में अध्ययन करने वाला मैं एक छात्र, मेरे जैसे असंख्य छात्र, आप ही हमारे लिए कालिदास हैं, आप ही हमारे लिए बाणभट्ट हैं, आप ही हमारे लिए माघ हैं, और आप ही हमारे लिए गार्गी हैं। ये कहूँगा तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। ऐसा इन सभी विरल व्यक्तित्व वाले महानुभावों का साहित्य। एक अन्योक्ति में आपने लिखा, सर्वः सर्वत्र नो बली। हर एक व्यक्ति हर जगह बलवान नहीं होता। बहुत सुंदर बात उस अन्योक्ति वाले श्लोक में गुरुजी ने बताई। वनस्य राजा, वनस्य राजा, फिर से जरा जोर से, वनस्य राजा सिंहः। ऐसा इन्होंने खुद पहले लिखा, वनस्य राजा सिंहः, परंतु वो हर जगह बलवान नहीं होता। जब वह समंदर में गिरता है तो तैर के जब वो पार लगने की कोशिश करता है तो मछलियां और मगरमच्छ या बड़ी मछलियां उसे खा जाते हैं। कितनी बड़ी मार्मिक बात वहां पर इन दो पंक्तियों में बताई आपने। सर्वः सर्वत्र नो बली।
मतलब जो ये समझते हैं कि भाई मैं ही बहुत कुछ हूँ, उनकी सुरसुरी निकालने के लिए आपकी ये अन्योक्ति बड़ी काम आएगी। धन्यवाद महोदय। माननीय सतीश महोदय, आपने विक्षेपस्य प्रतीक्षा ऐसा एक ललित निबंधों का ग्रंथ लिखा। मैं आपसे जरूर अवश्यम अहम प्रार्थयामि अवश्यम पठन्तु एकलव्य संस्कृत अकादमी द्वारा प्रकाशितं पुस्तकं विक्षेपस्य प्रतीक्षा। महोदय, इसका हिंदी या गुजराती शब्द जरा आप खुद बताइए। विक्षेपस्य प्रतीक्षा। ખરેખર આનો અનુવાદ ન કરવો જોઈએ. કેટલીક બાબતો એવી હોય છે, સંક્ષેપમાં જ બોલીશ. મોટા ભાગે છે ને કવિઓ સંક્ષેપમાં બોલી શકે જ નહીં, એટલે એવી સૂચના જ ખોટી. વિક્ષેપ એ સામાન્ય રીતે મનુષ્યને ગમતો હોતો નથી, કોઈ પણ બાબત હોય. પરંતુ કેટલાક વિક્ષેપો એવા હોય છે કે હોવા જોઈએ. જો ન હોય તો માણસ જીવી ન શકે. કોઈ દાદા એકલા ઘરે રહે છે અને છોકરાઓ વિદેશમાં છે. હવે એ છોકરાઓ જ્યારે વિદેશમાંથી આવે છે, એમના પણ છોકરાઓ છે, ઘણા બધા કુટુંબમાં કંઈક હશે પ્રસંગને ભેગા થાય છે. અને છોકરાઓ જ્યારે તોફાન કરે છે, વસ્તુઓ આગી પાછી મૂકે છે, આમ તેમ તોડે છે, ઘણું બધું થાય છે, એ દાદાને ગમે છે. અને એ છોકરાઓ જ્યારે જાય છે ત્યારે એમની જે એકલતા છે એ એમને બહુ જ પીડા આપે છે. તો આ જે છોકરાઓનો જો વિક્ષેપ હતો એ જો દાદાના જીવનમાં ન હોય તો દાદાનું શું થાય? આવી કેટલીય વિક્ષેપોની વાત આ વિક્ષેપસ્ય પ્રતીક્ષા એમાં આપણે કરી છે. તો ગોપાલભાઈએ કિંચિત સહ ઉદાહરણ રૂપેણ ઉક્તવાન અહમ तावदेव वक्तुम अत्र इच्छामि. वस्तुतः प्रश्न तो मेरा बाकी रह गया। विक्षेप की प्रतीक्षा ललित निबंधों का एक संग्रह, जिसमें महोदय ने पहली बार जब बाइक उन्होंने परचेज की, उनके पास मोटरसाइकिल आई, तो उसके बारे में भी आर्टिकल लिखा है उन्होंने। उनकी बेटी खेल रही थी कहीं खिलौने से खेल रही थी बैठ करके, तो वहाँ बैठ करके भी आर्टिकल लिखा है। एकस्य कवेः अथवा लेखकस्य हृदये विद्यमानम् आनन्दं कल्पनां कुर्मः कीदृशं तस्य हृदये स्पंदनं जायते। तो महोदय, आपने जो किताबें, आपकी जो पुस्तकें प्रकाशित हुई, लेखन कार्य करते हुए, प्रकाशित होने से पहले और प्रकाशित होने के बाद में आपकी क्या अनुभूति रही उन पुस्तकों के लिए? પહેલી વસ્તુ તો હું એ કહી દઉં, તમને સ્પષ્ટતા કરી લઉં. મિહિરભાઈને ખબર છે, બીજા કોઈને ખબર નથી. હું લેખક કે કવિ નથી. એનું 2-3 પ્રમાણ છે મારી પાસે, એ હું તમને કહું છું. પહેલું સામાન્ય પ્રમાણ કહું. વૈયાકરણ હું નથી. એટલે પેલી જે કૌમુદીની જે કૌમુદીનો જે પેલો પ્રકાશ છે ને, કઈ કૌમુદી કહો છો તમે? વૈયાકરણ સિદ્ધાંત કૌમુદી, એનો પ્રકાશ હજુ મારા ઉપર પડ્યો નથી, એ બાકી છે. તો એ રીતે હું કવિ ન ગણાય. પહેલી વસ્તુ, મને કક્કો નથી આવડતો. પેલા ડમરૂવાળું જે ચિત્રને નથી, પેલા કંઈક માહેશ્વર સૂત્રો, એ મને યાદ નથી રહેતા, એટલે ત્યાં સુધી હું કવિ ના ગણાય. બીજી વસ્તુ એક વધારે મહત્ત્વની હું તમને કહી દઉં. મોટું પ્રમાણ. હું જ્યારે બાથરૂમમાં સ્નાન કરવા માટે જઉં છું ત્યારે કેટલીય કીડીઓ હોય છે નીચે. હું જ્યારે સ્નાન કરું છું ત્યારે એ કીડીઓની ઘોર ઉપેક્ષા કરીને, જેમ પૂર હોય ને, પૂર આવે ને, કેવો મોરબીમાં થયું હતું એવું, અને લોકો તણાતા હોય, એવી રીતે કીડીઓ કેટલીય તણાઈ રહેલી હોય છે. અને એ તણાતી કીડીઓ વચ્ચે જ હું સ્નાન કરીને બહાર કોઈ પણ પ્રકારના ક્ષોભ વગર નીકળી જઉં છું. જ્યારે મને આ પ્રકારનો ક્ષોભ થશે ત્યારે હું કહીશ કે હું કવિ છું. આપણે શ્રી ગોપાલભાઈએ એક પ્રશ્ન પૂછેલો હમણાં કે જીવનમાં છે કે નહીં, તો આ એનો ઉત્તર કદાચ હોઈ શકે કે જ્યાં સુધી મનુષ્યના જીવનમાં ન આવે
ત્યાં સુધી એ કવિ નથી. અને બીજું કે જ્યાં સુધી તમે લખતા નથી ત્યાં સુધી કવિ નથી એવું નહીં માનવાનું. અમે કદાચ આ મંચ ઉપર જે બેઠા છે કવિ ન હોય, અકવિ, અને તમે કવિઓ હોઈ શકો. લખ્યું ના હોય પણ કવિ હોઈ શકે એવું થોડું હોય. તો એવા બધા ઘણા બધા અહીંયા કવિઓ બેઠા છે જેમણે તાલીઓ પાડી, એ પણ કવિઓ જ છે. કારણ કે સમજી ગયા જે મનુષ્ય બે આંખોમાં જે લખેલું હોય એ વાંચી ન શકે એ કવિ ન ગણાય. આંખોની લિપિ જેને વાંચતા આવડે એ સાક્ષર ગણાય અને એ કવિ ગણાય. આ ટૂંકી વ્યાખ્યા. તો હવે હું કવિ છું કે નહીં એ મારે વિચારવાનું. महोदय, आपने कहीं पर कन्या को, स्त्री को लेकर के प्रतिबिंब नाटक में कुछ पंक्तियां, श्लोक के कुछ उदाहरण मैं यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, फिर महोदय से हम गुफ्तगू करेंगे. पराधीनाः गावः स्त्रियश्च, मतलब गौ वंश जो है वो और स्त्रियां वो पराधीन होती हैं, ऐसा आपने कहीं लिखा. फिर कहीं पर महोदय ने यह भी लिखा, वंदनीयम निशांतम तत् यत्र कन्या प्रसीदति. वस्तुतः वह घर जो है वह वंदनीय है जहां पर कन्या प्रसन्न रहती है. अब ये दोनों बातों में थोड़ा सा विरोधाभास आप मानते हैं? कहीं पर उन्होंने कहा पराधीन है, एक और तीसरी बात फिर हम बात करते हैं, कन्या रत्नेन प्रकाशिते गृहे धन्याः जनाः वसन्ति. और चौथी बात, न विचार वैभवैः तुष्यन्ति, न विचार वैभवैः तुष्यति स्त्री हृदयम. विचारों के वैभव से, विचारों के वैभव मात्र से स्त्री के हृदय को प्रसन्नता नहीं मिलती. महोदय, समझ में नहीं आ रहा है कि आप कहीं समर्थन कर रहे हो या वस्तुतः अस्मिन् नाटके अंतद्वयमस्ति, બે છેડાઓ છે. તો અંતદ્વયમ વિરોધી અંતમસ્તિ. કેવી રીતે કે એક વૃદ્ધ રાજા છે અને એને યૌવનની અભિલાષા થઈ છે, એને યૌવન મેળવવું છે. અને બીજો અંત એવો છે કે એક સુખી દાંપત્ય જીવનની વાત છે. હું નાટક વિશે કંઈ નહીં કહું કારણ કે આપે બધાએ વાંચ્યું નથી, એટલે એના સંદર્ભની એ બધી તમને અત્યારે ખ્યાલ નહીં આવે. પરંતુ આવા બે અંતવાળા જે કંઈ વિચારો છે એ વિચારો આમાં છે. હવે પહેલી વસ્તુ ગોપાલભાઈએ મને પૂછી કે કન્યા અને ગાય એ બંને પરાધીન હોય છે. અને બીજી વાત કઈ હતી? એક વાત પણ છે, महोदयः एवं लिखति एकत्र कि जे स्त्रियों, कही दઉં, जे स्त्रियों सासुनी सेवा करे छे ए हमेशा सुखी रहे छे. मैं जाऊं रंगमंच छोड़ के? जोक था, विनोद था. नहीं मेरी सासुर में सुन रही है. अस्तु. પહેલાં તો કન્યાની પ્રશંસા. તો કન્યાની પ્રશંસા એ એક આપણો આદર્શ છે. બે પ્રકારના જાંબુ આપણે જોયા હશે. એક વૃક્ષ ઉપરના જાંબુ હોય, એ જાંબુ ઉપર ધૂળ લાગેલી નથી હોતી, એને આપણે આદર્શ પરિસ્થિતિવાળા જાંબુ કહી શકીએ, ધૂળ વગરના. અને જ્યારે નીચે જમીન પર જ્યારે પડે છે ત્યારે એને ધૂળ લાગે છે. એ આદર્શ નથી, એ પૃથ્વી પરની વાસ્તવિકતા છે. તો આ બે અંત જે છે એને સમજવા જોઈએ જીવનમાં. પહેલું જે છે એ આદર્શની વાત છે કે કન્યા જ્યાં રહેતી હોય, જ્યાં પ્રસન્ન થતી હોય, રહેતી જ નહીં પ્રસન્ન પણ થવી જોઈએ, તો એ જે ઘર છે એ પ્રશસ્ય છે, સારું છે, સુંદર છે. પરંતુ વાસ્તવિકતા શું છે? વાસ્તવિકતા એ છે કે લગભગ એવું નથી થતું હોતું આપણા સમાજમાં, જે અમુક વર્ગ છે એમાં. તો સ્ત્રી અને ગાય એ બંને આપણા સમાજમાં પરાધીન છે. તો એ કટુ વાસ્તવિકતા છે. તો આ બે અંતને ભેગા કરવા માટે આ
નાટકમાં આ બંનેના પ્રયોગ થયા છે. બીજી વસ્તુ એ છે કે એમણે કહ્યું કે સ્ત્રી હૃદયમ ન તુષ્યતિ વિચાર વૈભવેન, એટલે કે વિચારના માત્ર વૈભવથી સ્ત્રીનું હૃદય સંતુષ્ટ થતું નથી. પ્રથમમ તો પાત્રમ અર્થાત કિમ પાત્રમ એતદ વાક્યમ વદતી તદ અસ્માભિ ચિંતનીયમ અસ્તિ. નાટ્યકારः બહૂનાં પાત્રાણાં નિર્માણं કરોતિ. यदा सः राज्ञः विषये नृपस्य विषये लिखति तदा सः स्वयं नृपः भवति. यदा सः सामान्यस्य सेवकस्य विषये वदति लिखति तदा सः सेवकः भवति, सेवकरूपेण लिखति. यदा सः बुद्धस्य विषये लिखति तदा स्वयं बुद्धः भवति. महावीरस्य विषये लिखति स्वयं महावीरः भवति. एतद् वाक्यं सामान्या काचित् सेविका वदति. यदा स्त्रीहृदयं વિચાર વિભવેન ન તુષ્યતિ, સામાન્ય વિચારોથી સ્ત્રીનું હૃદય સંતુષ્ટ થતું નથી. વસ્તુતઃ ઉદરપૂર્તિः એવ યેષાં કાર્યમસ્તિ તેષાં જનાનાં કિં ચિંતनं ભવતિ, તેષાં તો ઉદરપૂર્તિः इति एव चिन्तनं भवति. तो तेषां हृदयं केन तुष्यति? तेषां सामान्यानां जनानां तु उदरपूर्तिः भवति, तेन एव हृदयं तुष्यति. अतः वस्तुतः यदा कदापि वयं प्रश्नं कुर्मः एतद् वाक्यं किमर्थमस्ति, तदानीम् अस्माभिः चिन्तनीयं पात्रं किं वदति नाटके. अतः तत्र प्रस्तुतम् अप्रस्तुतं वा इति वयं निर्णयं कर्तुं शक्नुमः. तो ये जो अभी भोगायता जी ने बताया गुरुजी ने कि पतली गली तो एक अपनी हर एक कवि रखते ही हैं, महोदय ने बहुत अच्छी बात बताई कि भाई ये मेरे विचार नहीं हैं, ये उस पात्र के विचार हैं. धन्यवाद महोदय. नहीं, आपने कुछ गलत नहीं कहा. वास्तव में पाठक की दृष्टि से जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये उस लेखक के विचार है ये मान करके नहीं चलना चाहिए. यहाँ पर मैं अपनी न्यूनता का अंगीकार करता हूँ, अतः क्षन्तव्योऽस्मि श्रीमन्. गांधी महोदयं प्रति मम प्रश्नः अस्ति. महोदय, आपने जैसा कि कहा 500 सुभाषितानि, और महोदय ने जैसे पूरा प्रतिबिंब नाटक कोरोना काल में ही प्रकट हुआ ना महोदय. कोरोना कालस्य उपलब्धिः प्रतिबिंब नाटकम, कोरोना कालस्य उपलब्धिः अन्योक्ति काव्यामृतम, कोरोना कालस्य उपलब्धिः अभिव्यक्तिः. तत्र पॉजिटिव जनाः पॉजिटिव वातावरण अर्थात पॉजिटिव कोरोना कोविड पॉजिटिव आव्या, परंतु एते सर्वे पॉजिटिव जनाः सकारात्मकाः जनाः सकारात्मकं लेखनं कृतवन्तः, जिससे हम आज कुछ नया समाज में प्राप्त करेंगे. तो गांधी महोदय, आपने इतने सारे सुभाषित लिखे, सुभाषितों की प्रासंगिकता के बारे में आप कुछ स्वल्प बताइए. क्या प्रतिपदम मनुष्य जीवने प्रत्येक चरण में सुभाषित उपयोगी होते हैं? सुभाषितानि तु सर्वदेव प्रासंगिकानि एव भवन्ति. यतः तेषु निहितं ज्ञानं ये यथा अनुभवं कुर्वन्ति, यथा अनुभूतिं कुर्वन्ति दर्शकाः, तेन रीत्या ते स्वीकुर्वन्ति. यथा जैसे कि आप सुभाषित में मित्र की बात करिए. अब मित्र की बात कोई मैं जो लिखता हूँ और वो आज से 500 साल पहले भी यदि मित्र के बारे में कोई बात हो रही होगी और आज से 500 साल बाद भी बात होगी, तो मात्र और मात्र शब्दों का अंतर आपको दिखाई देगा, लेकिन वो मित्रता है, सख्य है, वो तो वैसा ही दिखाई देगा. देखिए, मैंने एक मित्रता के संदर्भ में हमने एक श्लोक बनाया था, तो वो श्लोक आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ, तो आपको लगेगा कि किस तरह प्रासंगिक या किस तरह अलग पद्धति से हम मित्रता को परिभाषित कर सकते हैं. इस तरह का था एक कि शुष्केण पर्णेन समः स्वकालो, शुष्केण पर्णेन समः स्वकालो यदा समायाति तदा स्वहस्ते न केवलं पर्ण सुखम सुमं वा ऋतुम वसंतम नयति स्वमित्रम. मित्रता कैसी होती है? जैसे कि किसी मित्र के जीवन में, उसकी जिंदगी में आप सोच लीजिए कि सूखे पत्ते की तरह कोई आफत, कोई विपत्ति आ गई, तब मित्र क्या करता है?
तो मित्र सहायता करता है, लेकिन हमने उसको अपनी पद्धति से एक कल्पना के माध्यम से ऐसे कहा कि वो जो मित्र है वो एक पर्ण सुखम, एक हरा पत्ता उसके लिए लेके नहीं आता है, सुमम एक पुष्प लेकर नहीं आता है, लेकिन जब मुसीबत में मित्र आता है तो वो ऋतुम वसंतम नयति स्वमित्रम, उसका जो मित्र है, सच्चा मित्र है, वो तो पूरी की पूरी वसंत ऋतु लेकर उस मित्रता को निभाने के लिए उस मित्र के पास पहुंच जाता है। तो इस तरह जैसे नारी संवेदना की अभी बहुत अच्छी बात हो रही थी, देखिए नारी संवेदना के विषय में भी हम देखते हैं अलग अलग स्वरूप और अलग अलग परिस्थिति में नारी होती हैं। तो मैंने एक बहुत सुंदर नारी की संवेदना के विषय में हमने लिखा था, कन्याधनम पितृगृहे परस्य गमिष्यतीदम परकीय गेहम पत्युर्गृहम तच्च धनम परस्य परस्य गेहात समुपस्थितम तत्। जब कन्या अपने पिता के घर में रहती है तब उसको घर के लोग या अन्य लोग क्या बोलते हैं, यह तो पराया धन है। और वह कन्या जब विवाह करके पति के घर जाती है तब भी उसे उलाहना दी जाती है, उसे किसी न किसी रूप से उसको कहा जाता है कि तू तो पराये घर से हमारे घर में आई है। तो इस तरह की संवेदनाएं हैं वो कवि के हृदय में आती हैं, और वो संवेदनाएं जब प्रकट होती है तो हमेशा प्रासंगिक होती है। हमारा काव्य तो शायद उसका प्रारंभिक स्तर है। जितने भी कवि हैं उन्होंने जो सुभाषित लिखे हैं वो सर्वदा प्रासंगिक हैं और सर्वदा के लिए वो जीवन को एक नया मार्ग प्रशस्त करते हैं। जी महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। कितनी अच्छी बात बताई सुभाषितों की प्रासंगिकता के बारे में। सुष्ठु भाषितम, अच्छी तरह से कहा गया वचन, सुंदर वचन सुभाषितम। परंतु जैसे महोदय ने कहा नारी के विषय में, नारी की उपादेयता के विषय में, मेरे गांव में एक वयोवृद्ध एक वडील था। वयोवृद्ध व्यक्ति का नाम चंदू भाई। तो वो चंदू भाई कहते थे, भाई मुझे तो इतनी संस्कृत नहीं आती, तुम नारी के बारे में बता रहे हो, ये सुभाषित आपने बताया, परंतु नारी केलह, नारी जो है वो नारिकेल जैसी होती है। नारिकेल अर्थात नारियल, कोकोनट। वो नारिकेल मतलब नारी जो है वो नारिकेल जैसी होती है, मतलब बहुत कठोर होती है बाहर से, कोकने वागे तो माथु फोड़ी नाखे। किंतु अंतःकरणे अत्यंतम सुकोमला, कोमल हृदया भवति, मधुर भाषिणी भवति, माधुर्य पूर्णा भवति। तो हमारे गांव में हमारे पूरे समाज में ऐसे अनगिनत सुभाषित, छंदोबद्ध अथवा अछांदस सुभाषित उपलब्ध होते हैं। गुरुजी आपका क्या कहना है? आपका स्मित कुछ कह रहा है, आप भी इस विषय में, नारी के विषय में, क्योंकि आपने बहुत कुछ लिखा है। आपने जो कहा ना कि नारिकेल जैसी होती है, बाहर से कठोर, गुजराती में नहीं, बोलूं मेरी ने अन्योक्ति नहीं तो थी। ना એટલે મને अन्योक्ति याद આવી ગઈ, મને મારી પત્ની યાદ આવી ગઈ કે ઘણા છે ને અમે યજ્ઞમાં જઈએ ને તો છેલ્લે જે હોમવાનું નાળિયેર હોય ને એ અંદર ગળગળ્યું હોય, એટલે બહારથી એ કઠોર હોય ને અંદરથી પણ માથું તોડી નાખે એવું જ હોય। એટલે અપવાદ હોય બધી જગ્યાએ। આપ વાત કરો છો એ તો આપનો અનુભવ બોલે છે, હું મારો અનુભવ શેર કરું છું। એટલે क्षंतव्य सएव मम अनुभव। पर मेरी अन्योक्ति नहीं थी, क्षमा चाहता हूं। नाम है ओजसी। अत्र विद्यमानानां सर्वेषां नामानि अवलोकयामः। भगिन्याः नाम ओजसी, ओजयुक्ता, तेजयुक्ता, स्वयं वयं द्रष्टुं शक्नुमः। तत्र प्रकाशमानः भावप्रकाशः। इनका जो हम पान कर रहे थे वो था अमृतम। और सताम ईशः, सताम, वस्तुतः पिछले कार्यक्रम में एक स्वामी जी ने इनके बारे में बताया था कि इनको देख करके ही पता चल जाता है कि व्यक्ति कितना सीधा होगा। वस्तुतः अहम धन्योस्मि
एतादृशम् एकम् अद्वितीयं मित्रं मम जीवने अस्ति। एतेपि सुहृदः सन्ति। भगिनीं प्रति मम एकः प्रश्नः अस्ति। इन्होंने इतने काव्य लिखे, इसमें से एक काव्य की एक पंक्ति मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं और मुझे आश्चर्य भी हो रहा है इन्होंने ऐसा क्यों लिखा। ऐसा नहीं लिखना चाहिए था। ओ बाप रे, ओके। क्या मतलब आपको भी झटका लगेगा। रूप्यकैः विना कथम जीवनम शक्यम, बिना पैसों के कैसे जिया जाए, ये आपके लिए शोभा नहीं देता। क्योंकि मैं आध्यात्मिक लेवल लोग लगाते हैं मुझ पर, इसलिए। हाँ, हम सभी अभी तक सुन रहे थे आध्यात्मिक चेतना अस्ति, उत्तमा अस्ति, अरविंद केंद्रे अध्यापनशीला अध्ययनशीला अस्ति, और ये लिख रही हैं बिना पैसों के जीवन कैसे शक्य है। तो आपका प्रश्न, इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए। हाँ, परंतु मैं इनको वैसे इस चक्र में फंसाना नहीं चाहता। आगे भी लिखा था इन्होंने, वो 3 पंक्तियां ऐसी थी। रूप्यकैः विना कथम तु शक्यम जीवनम वदतु मित्र तर्हि अत्र किम करणीयम, धनार्जनम तु ईश्वराय अर्पणीयम, धनार्जनम तु ईश्वराय अर्पणीयम, तत् सुखम च अर्पणेन अर्जनीयम। तो ऐसी एक उत्तम कृति थी। क्षमा चाहता हूँ भगिनी, आप इसके बारे में कुछ कहना चाहती हो तो। ओ, बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे बहुत आनंद हुआ कि 132 में से आपने इस कविता को चुना। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अध्यात्म मतलब हमने पैसे से दूर रहना चाहिए, हमने गरीबी में डेलिबरेटली रहना चाहिए। ऐसे नहीं है। अध्यात्म मतलब कमाना चाहिए पैसा, लेकिन उससे अटैच्ड नहीं रहना चाहिए। और आध्यात्मिक लोगों ने पैसा कमाना चाहिए, संस्कृत शिक्षकों ने पैसा कमाना चाहिए। कहा जाता है सरस्वती और लक्ष्मी एक घर में नहीं रह सकती। कब तक हम बैठे रहेंगे, अरे भाई नहीं रह सकती, नहीं रह सकती, रहनी चाहिए। क्योंकि पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा शुद्ध, जैसे आपने सताम ईशः बात करी, सबसे शुद्ध ऐसे अगर कोई लोग हैं तो वो आध्यात्मिक लोग हैं। तो किनका अधिकार बनता है कि जो, क्योंकि मेरे गुरु कहते हैं कि पैसा ये यूनिवर्सल पावर है, उसको अच्छे लोगों ने, आध्यात्मिक लोगों ने इकट्ठा करके उसको योग्य तरीके से उसका बंटवारा करना चाहिए, उपयोग में लाना चाहिए। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शुद्ध लोग पैसा कमाएं और शुद्ध तरीके से उसको खर्च भी करें। आपको धन्यवाद कि आपने ये कविता चुनी। यदि मैं यहाँ पर गलत नहीं सोच रहा तो कदाचित आपकी यह कविता ईशावास्य उपनिषद के मंत्र से संबद्ध है। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीथाः मा गृधः कस्य स्विद्धनम। जैसा कि भगिनी ने कहा, सरल संस्कृत माध्यमेन, सरल मानक संस्कृत से ईशावास्य उपनिषद के इस भाव को हमारे समक्ष प्रस्तुत करने के लिए भगिनी का जितना भी हम ऋण स्वीकार करें उतना कम होगा। धन्यवाद। समयावधि को ध्यान में रखते हुए मैं आपके समक्ष, सभी के समक्ष एक कॉमन प्रश्न भी प्रस्तुत करूंगा। पर इससे पहले महोदय, यदि आप अपनी कृति में से कोई एक और अन्योक्ति का चयन करना चाहो, ठीक उसी प्रकार महोदय आपसे भी अपने नाटक में विद्यमान कोई एक ऐसा अंश, मैं आपके परिवार में कलह करवाना नहीं चाहता किंतु कोई एक ऐसा अंश जो कि आपने वहां पर रखा है नाटक में, पहले मैं गुरुजी से संपन्न करता हूं, उसके बाद महोदय की ओर बढ़ते हैं। तब तक आप अपनी क्यूरियोसिटी बढ़ाए रखिए कि इनके लिए क्या सवाल होगा। गुरुजी, आप कोई एक ऐसी अन्योक्ति पुनः उच्चारित कीजिए। जी जी। अनुक्तम अनुतापम जनयति, शाकुंतल में लिखा है कि जो कहने की बात हो और ना कही जाए तो रात को नींद नहीं आती, तो अब कह ही देनी चाहिए। इसलिए इसमें एक संवाद है। और ઉમેરવા જેવું મને લાગે છે, ઊંઘ ના આવે એટલું જ નહીં, ભૂત પણ થાય. आटला समयથી હું અમની જોડે રહેતો હતો, इतने वर्ष मैंने इनके साथ बिताए, अब रात को सोते समय ध्यान रखना पड़ेगा। तो
पर्वत के साथ एक संवाद है यहाँ पर। पहले काव्य भी बोल देता हूँ मैं। महत्वं दर्शय रम्यतां गिरिवर ज्ञातो यथार्थो मया वह्निं गर्भगतं व्यनक्ति सुतरां धूमोद्गमः श्यामलः ईर्ष्याद्वेष भवो नलस्तव हृदि जाज्वल्यमानः परं ज्ञातो नानुमितो भयङ्करतमो मत्तोऽपि रम्यो भवान् ज्ञातो नानुमितो भयङ्करतमो मत्तोऽपि रम्यो भवान्। तो पर्वत से पूछा गया कि हे गिरिवर, तू बहुत सुंदर दिख रहा है, लेकिन मैंने तुम्हें जान लिया है। क्योंकि गुजराती में भी हम कहते हैं कि दूरथी डूंगर रड़ियामणा, पर्वतो वह्निमान धूमत्वात्, उसमें से धुआं निकल रहा है तो अंदर बहुत सारा अग्नि भरा हुआ है। अतः तुम बाहर से बहुत दिख रहे हो अच्छे, बाहर से तो खूब बनी, अंदर की जाने राम। तो तुम्हारी खूबसूरती मुझे बहुत भा गई। इस प्रकार उसने व्यंग्य किया। तो कभी कभार पर्वत भी बोलते हैं। तो पर्वत ने कहा कि मैं तो खूबसूरत हूँ ही, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो। ईर्ष्या द्वेष भवो नलः, अरे इंसान, तुम्हारे हृदय में ईर्ष्या द्वेष कई सारे अग्नि भरे हुए हैं और सतत वो जलते ही रहते हैं। मेरा तो ज्ञान होता है कि चलो धुआं निकल रहा है तो इसमें अग्नि होगी, लेकिन न ज्ञाता न अनुमिता, तुम्हारे अंदर ईर्ष्या द्वेष जो भरी हुई है वो तो न जान सकता है कोई और न उसका अनुमान कर सकता है। अतः तुम तो मुझसे भी ज़्यादा खूबसूरत हो, तो तुम्हें भी मैं नमस्कार करता हूँ और दूर से ही मैं प्रणाम करता हूँ। तो इस प्रकार यहाँ प्रकृति और मानव, इन दोनों की संगति कितनी दूर होती जा रही है, ऐसा कुछ काव्य उसमें ये संवाद चलते रहते हैं। तो आपने जब कहा था ना पहले कि आप आचरण करते हैं या नहीं, तो हम कभी ऐसे, हम तो पर्वतों से बात करते हैं, गिलहरी से बात करते हैं, वो लोग कभी कंप्लेन करने आते नहीं। और कोई इंसान कहता है तो भाई हम तुम्हें कहाँ कह रहे हैं, हम तो अपनी गिलहरी से बात कर रहे हैं, हम तो अपने हाथी से बात कर रहे हैं। तो उसमें से हम थोड़ा निकल भी सकते हैं, तो ये अच्छी बात है। और इंसान को कहें तो कोई हमारे गरेपन पकड़ सकता है कि भाई ऐसा क्यों बोल रहे हो। अभी आपने कहा जैसे संवेदना, ये वो, तो कोई खड़े हो जाएंगी। आपने कन्या के बारे में क्यों कहा, आपने छात्र के बारे में क्यों कहा। कोई ऐसा नहीं कहेगा कि आपने पत्थर के बारे में क्यों ऐसा कहा, आपने पेड़ के बारे में क्यों ऐसा कहा। तो इस प्रकार यहाँ थोड़ा एक सुरक्षा का कवच भी रहता है और अच्छा भी लगता है ना। जी जी, नमस्कार। अपनी बात को कैसे प्रस्तुत करना ये भला सीखना हो तो अमृत का पान करना पड़ेगा। सतीश जी, बताइए, आपके कवित्व का आपके कुटुंब के ऊपर कैसा प्रभाव रहा है? परिवार के ऊपर क्या प्रभाव होता है? પત્ની 200 કિલોમીટર દૂર છે એટલે મને બોલવામાં કોઈ વાંધો નથી. પહેલી તો વાત એ કહી દઉં તમને કે આટલા બધા ઠંડા વાતાવરણમાં મિહિરભાઈએ સાલથી સ્વાગત કરવાની જરૂર હતી અમારું. આ આપ્યું અને લોચા થયા. સાલથી સ્વાગત કરવાનો જે રિવાજ હતો ને એ આગળ ચલાવવાની જરૂર છે આઈએસસીમાં. કમસે કમ અમે તો બચી જઈએ, તમારું જે થવું એ થાય. અચ્છા, અંદર સાલ છે એમ કહે છે. તો હવે 5 મિનિટ બાકી છે ત્યારે ખબર પડી. પાસે બેઠા છે કહેતા નથી. આવા તો કવિ. જે રીતે આંખો કાઢીને જોઈ રહ્યા છે तो मुझे तो समझ में नहीं आया हंसूं या नहीं हंसूं, पर आप सबकी हंसी देख के मैं भी हंस लिया. હા, મૂળ વાત ઉપર આવીએ. કુટુંબ પર શું અસર થાય છે? બે પ્રકારની અસર થાય. પહેલી અસર સારી થાય અને બીજી ખરાબ થાય. તમને સારામાં મજા નહીં આવે, ખરાબમાં વધુ રસ પડશે. એટલે ખરાબ અસર કહીશ. અત્યારે કાર્યક્રમની શરૂઆત હમણાં હું લગભગ આવ્યો ત્યારે
એ પહેલાં એક ફોન આવ્યો હતો. ફોન પત્નીનો જ હોય. તો ફોનમાં એવું હતું કે સારા કપડાં પહેરીને જજો, ઇસ્ત્રીવાળા પહેરજો. આ સાવ સાચી વાત છે. હો ભાઈ, જો કવિ ખોટું લખે પણ ખોટું બોલે નહીં. તો ફોન આવ્યો અને મેં કીધું સારું. હવે એટલાથી જો પૂરું થતું હોત તો વાંધો નહોતો. હવે આગળ વાત ચાલી. બીજું વાક્ય એ વધારે ભયંકર હતું. જો આપણે લગ્ન ન થયા હોત તો તમે કપડાં વગર જ જાત. મિહિર ભાઈનો પણ ફોન હતો થોડા દિવસ પહેલા. મને કે જબ્બો લેવા જાઉં છું, લેતો આવું. મેં કીધું મારા કબાટમાંથી જે નીકળે છે ને એ જ હું પહેરીશ. તમારો જબ્બાનું કંઈ નક્કી નહીં. હાથમાં આવે તો પહેરીશ, નહીં આવે તો નહીં પહેરું. એવું સાહસ કરવું નહીં. તો વાત આગળ ચલાવીએ આપણે. હવે પહેલો પ્રશ્ન એ પૂરો કરીએ કે એણે મને ફોનમાં આ રીતે કહ્યું કે સારા કપડાં પહેરીને આવજો. પછી બીજું એણે એમ કહ્યું કે સાંભળ્યું ને તમે કે તમારું નક્કી નહીં, લગ્ન કર્યા એટલે આ હું છું ને આ થોડુંક પેલું અંકુશ એના લીધે તમે કપડાં. મેં એને એક સરસ મજાનો જવાબ આપ્યો. એ નહીં સમજી પણ તમે સમજી જશો. મેં કહ્યું કે જે 2000 પહેલાં કોઈ મહાપુરુષ થઈ ગયા, એમણે જે અહિંસાનો મંત્ર આપ્યો, સત્યનો મંત્ર આપ્યો, ઘણા બધા લોકોના કાર્યક્રમમાં એ ગયા હશે. ક્યાંક અધ્યક્ષ થયા હશે, ક્યાંક અતિથિ થયા હશે, ક્યાંક દીવા પ્રગટાવ્યા હશે. એ જે મંત્ર આપનાર જે મહાપુરુષ થઈ ગયા એના શરીર ઉપર એક પણ કપડું નહોતું. તો જે મનુષ્ય કપડા માટે જો જીવતો હોય, કપડા માટે જો કોઈ પણ પ્રકારના કાર્યક્રમોમાં જતો હોય તો એને બોલાવો નહીં. બીજી વસ્તુ, એક અંતિમ, કવિઓ સંક્ષેપમાં બોલી શકે નહીં. એક છેલ્લી વાત કહી દઉં તમને કે મારા લગ્ન થયા હતા, એને થોડા દિવસ જ થયા હતા. એટલે એક સસુર પક્ષથી મારે આમંત્રણ આવ્યું કે તમારે આ કાર્યક્રમ છે ને આવવાનું છે. કંઈક પ્રસંગ હતો. પછી એમને મને સૂચના આપી, મારા સસરાએ સૂચના આપી કે કપડાં સારા પહેરીને આવજો. એમને ખબર હતી. તો સાલું થયું એવું કે મેં એવું કર્યું કે કપડાની સરસ મજાની એક જોડ ખરીદી અને ખાલી કપડાં જ મોકલ્યા. મેં કીધું જોઈ લો. कतिचन प्रश्नाः भवतां सर्वेषां मनस्सु अपि स्युः. आपके मन में भी कुछ प्रश्न रममाण होंगे. जब मध्य में हमें थोड़ा विराम मिलेगा तो हम व्यक्तिगत इन सभी महानुभावों से प्रत्यक्ष भेंट करके स्मृति में कुछ चित्र भी ले सकते हैं, कुछ प्रश्न भी पूछ सकते हैं. उत्तर मिले या ना मिले उसकी कोई गारंटी नहीं है. पर एक और बात, अंतिम प्रश्न, मिहिर भाई अनुमति अस्ति चेत निमेषद्वयम. आप सभी महानुभावों से अत्र विद्यमान सभायां ये विद्वांसः पंडिताः राराजन्ते, यहाँ पर जो विराजमान है इतने सभी विद्वज्जन, इन सभी को उद्दिष्ट करते हुए 2 वाक्य में आप कुछ कहना चाहेंगे? कोई संदेश, कोई बात कहना चाहेंगे? आप और आप सभी से 1-2 वाक्य में. तो सतीश जी आपसे प्रारंभ करते हैं. वस्तुतः जीवने सर्वैः मनुष्यैः छात्रैः भवितव्यम्. दरेक मनुष्य हमेशा छात्र बन्या रहेવું અને અંજલિથી ગ્રહણ કરતા રહેવું. સામેની વ્યક્તિ નાની હોય કે મોટી હોય, પ્રાધ્યાપક બનવું નહીં, શિક્ષક બનવું નહીં, કલેક્ટર વગેરે કંઈ પણ પ્રકારના કપડાં પહેરવા નહીં. કોઈ પણ પ્રકારના કપડાં પહેરવા, માત્ર શુદ્ધ છાત્ર અવસ્થામાં રહીએ તો
ઘણું બધું શીખી શકાય એમ છે, પરંતુ મનુષ્ય આવું કરી શકતો નથી. અભિમાન છોડવું. દરજીએ આ જે કોલર બનાવ્યા છે એ કોલર અભિમાન કરવા માટે નથી બનાવ્યા, આમ ઊંચા કરવા માટે નથી બનાવ્યા. એટલું ધ્યાન રાખવું. તાવત એવું. आइए ऐसी ही कुछ बात अमृतपान करते हैं डॉक्टर अमृतलाल भोगायता जी के मुख से. गोपाल भाई, आपने अच्छा प्रश्न और एक बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद. अभी मंच सब विराजमान बहुत ही अच्छे विद्वान है, विवेचक है, ज्ञानी है. बस मेरा यही कहना है कि जैसे काव्यम स्फुरति न तो क्रियते, अगर कोई कहे कि मैं काव्य बना डालता हूँ तो वो बनता नहीं है, वो अपने आप हृदय से निकलता है. कोई राजा ऐसा नहीं कह सकता है कि मैंने गंगा नदी बनाई, मैंने हिमालय बनाया. ऐसा हो सकता है शुद्धिकरण किया है, कुछ घाट बनाए, लेकिन वो नदी अपने आप निकलती है, पहाड़ अपने आप बन जाते हैं. उस प्रकार अच्छे काव्य जो होते हैं वो अपने आप बनते हैं, इसलिए उसमें हम सिर्फ निमित्त होते हैं. और प्रत्येक व्यक्ति के पास अपनी एक सोच होती है और अपना निजी विचार जो है वो भी एक निजी साहित्य है. तो मैं तो सभी यहाँ कई ब्रह्मर्षि विद्यालय के छात्र भी हैं, तो सबसे अनुरोध करता हूँ कि दिन में जो 2-4 अच्छे शब्द या अच्छे विचार आए उनको अपनी एक नोट में आप रख लीजिए. तो तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु वेद भी कहते हैं. तो जो अच्छे अच्छे विचार आप लिख कर रखेंगे तो कभी ना कभी वो छोटी सी जो गंगा है वो हरिद्वार पहुँचते पहुँचते बहुत बड़ा स्वरूप ले लेती है. उसी प्रकार जो आपके नोट में 2-4 वाक्य लिखे गए होंगे वो कभी ना कभी उपन्यास बनकर उभर आएंगे. अतः आप सभी से निवेदन है कि आप थोड़ा थोड़ा लिखना प्रारंभ कीजिए और लिखते रहिए. लिखते भी होंगे, लिख भी रहे हैं, लेकिन फिर भी खास तौर पे मैं बच्चों से कहूँगा कि आप थोड़ा थोड़ा रोज़ अपने एक निजी साहित्य में लिखने का आरंभ करें. तो आगे ऐसे प्रोग्राम रहेंगे तो मीर भाई सब फिर यहाँ मंचारूढ़ करेंगे और हम लोग वहाँ बैठे बैठे सुनेंगे तो हमें भी अच्छा लगेगा. धन्यवाद. धन्यवाद महोदय. भगिनी ओजः वितीर्यताम्. यहाँ पे सभी प्रकार के जन बैठे हैं, बड़े छोटे. तो आपने जब कहा मेरे मन में एक ही विचार आ रहा है, 2 ही वाक्य है. भारतीयता ये एक चेतना है. संस्कृत भारतीय चेतना का प्राण है. संस्कृत भारतीय चेतना का प्राण है. भारतीयता तथा भारतीय चेतना भारतीयतायाः प्राणाः संस्कृतं चेतनायाः. भारतीयता इति एका चेतना, न तु नेशनलिटी, पासपोर्ट, तत्सर्वं लीगल मैटर. भारतीयता इति एका चेतना अस्ति. एतस्याः चेतनायाः प्राणः संस्कृतम्. अद्भुतं. धन्यवादः. स्वहृदयस्थ भावान् प्रकटयितुम् आत्मीयं मित्रं भावप्रकाशं प्रार्थयामि. एकं सुभाषितमेव मया अस्मिन् विषये विचारितमासीत्, तदेव भवतां पुरतः वितरामि अहं. परस्परं रूप्यकमेकमेकम् अन्योन्यभावेन विचारपुष्पं मित्रेण मित्राय यदि प्रदत्तं धनं तथैव द्विगुणो विचारः. हम यदि रुपया परस्पर एक दूसरे को देते हैं तो रुपया है वो एक के पास समाप्त कम हो जाता है, दूसरे के पास दुगुना हो जाता है. लेकिन यदि हम अपने विचारों को, सद्विचारों को, ज्ञान को यदि दूसरे को देते हैं तो वह हमारे पास भी अन्योन्य भाव से, यानी लेते हैं और देते हैं, अन्योन्य भाव से लेते, आदान और प्रदान दोनों करते हैं, तो उसके पास भी दुगुना विचार हो जाता है और हमारे पास भी दुगुना विचार होता रहता है. तो हमारे पास जो अच्छाई है उसको आप दूसरों में वितरित करिए और दूसरों में जो अच्छाई है
वो अपने में धारण करिए। यान्यस्माकं सुचरितानि तानि त्वयोपास्यानि नो इतराणि। धन्यवाद। अनुगृहीताः वयम्। अपारे काव्यसंसारे कविरेकः प्रजापतिः यथास्मै रोचते विश्वं तथा वै परिवर्तते। तो एक अद्भुत, एक अद्वितीय समाज की सर्जनात्मकता कवियों के द्वारा कवि सर्जन करते हैं। एक तो प्रजापति ब्रह्मा ने सर्जन कर दिया यह संसार, किंतु नित्यं निरंतरम एकं नूतनं जगत निर्मान्ति एते निर्मातारः। एतेषां निर्मातॄणां कृते वयं पुनरपि एकवारं करतलध्वनिं कुर्मः, अभिनन्दामः। हम लोग निरंतर इन महानुभावों के माध्यम से उत्तम पुस्तक पुष्प, उत्तम विचारों की प्राप्ति करते रहें और ऐसे उत्तम कार्यक्रमों का आयोजक महोदय करते रहें। ऐसा असीम सामर्थ्य ईश्वरः एतेभ्यः सर्वेभ्यः महानुभावेभ्यः दद्यात् इति ईश्वरं वयं प्रार्थयामहे। धन्यवादः। अत्र सत्रमेतत् समाप्तिमेति काश्चन सूचनाः। सर्वेषां महानुभावानां धन्यवादः। अत्र पञ्चमं सत्रं समाप्तं भवति। अस्माकं समीपे 20 निमेषाः सन्ति। चायपानस्य व्यवस्था कृता अस्ति। शीघ्रं वयं षष्ठसत्रस्य कृते 4 वादने पुनः मिलामः, अतः पुनः आगच्छतु। धन्यवादः। आभार व्यक्त करते हैं श्री उपेन भाई वाढेर, उनसे भी हमें अनुदान प्राप्त हुआ है। यहाँ पे कुछ सोवेनियर्स बाहर रखे हुए हैं, मग है, बैग है, टी शर्ट्स है, बुक्स है। सुबह में जैसे चाय पीने बैठे, तन में मनः शिव संकल्पमस्तु, एक अच्छा सा विचार हमारा एक पूरा दिन बना देता है। तो आप अवश्य ऐसी चीज़ें लीजिए। कल हमारा एक प्रोग्राम रहा था टेक रिसोर्सेज फॉर लर्निंग संस्कृत। इसमें कई लोगों को जो लिंक्स वहाँ पे जानवी जी ने बताई थी वो चाहिए, इसलिए हमने रजिस्ट्रेशन डेस्क पे एक QR कोड रखा है। आप उसे स्कैन कीजिएगा, उस लिंक पे जाइएगा, आपको वहाँ से वो पूरा डॉक्यूमेंट मिल जाएगा। धन्यवाद।